हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो पढ़ेंगे वो जीएस पेपर 2 मेंस के लिए है और बाकी भी एग्ज़ाम्स के लिए है। यहाँ अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेक्चरेट तैयार कर सकते हैं। तो इसमें इंडिया नेपाल का जो इशू है, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा ऑल डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इंडिया और नेपाल जो है बहुत देर से अपने रिलेशन जो है बहुत उनके अच्छे थे, बट अभी क्या हुआ थोड़े टाइम में कि उनके रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ने लगे। पहले जो अच्छे थे वो किस रीज़न से थे, क्योंकि वहाँ पर एक जैसे लोग, बहुत सारे हिंदू लोग रहते हैं। 80% जो पॉपुलेशन है नेपाल की वो हिंदू है, तो कल्चरल और एथनिक टाइज जो है उनके वो बहुत सिमिलर थे। और जो गोरखा रेजिमेंट है जो कि नेपाल की है, उसके 4000 से भी ज़्यादा ट्रूप जो है वो इंडियन आर्मी में है। ठीक है, और इंडिया जो है वो नेपाल का, आपको जैसे पता है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और नेपाल भी लैंड लॉक कंट्री है, तो मोस्टली जो इंडिया से उसका इंपोर्ट होता है वो एसेंशियली पेट्रोल जो है वो सारा उसका इंडिया से इंपोर्ट होता है। अब नेपाल जो है एक बफर स्टेट है, वो इंडिया और चाइना के बीच में एक कंट्री है। और ये क्या करती है, इंडिया को प्रोटेक्ट करती है कि अगर चाइना का कोई भी ऐसे अग्रेसिव प्लान हो तो उससे बचने के लिए। तो अब इस सब की शुरुआत हुई कैसे? नेपाल में एंगर जो इंडिया के साथ अभी शुरू हो रहा है वो किस रीजन से हुआ? अब क्या हुआ था, 2015 में इलेक्शंस हुए थे और एक नया पीएम आया था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से थे, केपी शर्मा ओली। ठीक है, अब उनकी आइडियोलॉजी थी वो प्रो चाइना थे। तो केपी शर्मा ओली जो थे वो प्रो चाइना थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उसी ईयर में 2015 में नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया। ठीक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन तो ले आए, बट उधर रहने वाले लोग जो कि एथनिक माइनॉरिटीज थे, मद्रेसीज, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो एस्पिरेशन थी वो ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो अब इससे क्या हुआ, मद्रेसीज ने क्या बोला कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, और उन्होंने बोला इसमें अमेंडमेंट की जाए ताकि हमारी जो एस्पिरेशंस है उनको एडिक्वेटली एड्रेस किया जाएगा। अब उन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए एजिटेशन शुरू कर दिए। अब उन्होंने एजिटेशन किस फॉर्म में किए, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो इंडिया और नेपाल का जो रोड था, जो इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता था, जहाँ से सारा पेट्रोलियम और बाकी एसेंशियल गुड्स आते थे, उन्होंने उसको लॉक कर दिया। अब उसी सेम ईयर में क्या हुआ था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिससे नेपाल की बहुत प्रॉपर्टी को लॉस हुआ था। तो उसको अपने वो गुड्स की ज़रूरत थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो वो इंडिया से लाता था। अब नेपाल में क्यों एंगर जगा, बोला गया कि जो मद्रेसीज हैं वो अपने एथनिक टाइज जो हैं वो जो हमारा तेराई रीजन बिहार में है उससे शेयर करते हैं। तो अब नेपाल के लोगों को लगा कि ये सारा प्लान जो है ये इंडिया का है, जो मद्रेसीज वायलेंस फैला रहे हैं वो सब इंडिया का प्लान है। तो ये क्या चाहते थे, क्यों ये इंडिया का प्लान ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंडिया वाले हैं वो चाहते हैं कि जो प्रो चाइना वाला ये जो नेपालीज अभी पार्टी आई है वो जो है वो प्रो चाइना के बजाय प्रो इंडिया हो जाए। तो इसीलिए नेपाल के लोगों में एंगर जगा और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, हैशटैग मूवमेंट, जिसको बोलते हैं हैशटैग बैक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इन सब से क्या हुआ, चाइना को लगा कि अब नेपाल और इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना अपने नेपाल के साथ जो रिलेशनशिप है उनको स्ट्रॉन्ग कर सके। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, नेपाल को पेट्रोल देना और बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो देना शुरू कर दी। ये एक रीजन था नेपाल के एंगरिज्म का। सेकेंड रीजन जो था, लिपुलेख एग्रीमेंट। अब क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, 2015 में इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें लिपुलेख वाला जो रीजन है वो कहाँ पर आता है, वो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में आता है। ठीक है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन जो कि इंडिया और चाइना दोनों कंट्रोल कर रहे थे। अब ये एग्रीमेंट इन्होंने क्यों किया, ताकि ये लोग आपस में ट्रेड और कॉमर्स बना सके। और इस एग्रीमेंट को बोला गया कि चाइना का गुडविल है कि वो जो भी पिलग्रिम्स कैलाश पर्वत पे जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, उनको पहले कहाँ से जाना पड़ता था, नथुला पास से। और नथुला पास बहुत लंबा है और वो 80% जो है वो चाइनीज टेरिटरी के अंदर आता है। तो उन्होंने क्या बोला कि अब हम उसको रिड्यूस करने के लिए हम लिपुलेख एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें क्या किया जाएगा, पिलग्रिम्स जो है, ठीक है,
तो अब उन्होंने बोला कि नथुला पास से आपको बहुत लंबा पड़ेगा। तो जब लिपुलेख एग्रीमेंट हुआ तो लिपुलेख वाला रूट बहुत ही छोटा था। इट्स ऑलमोस्ट 16% जो है चाइना की टेरिटरी जो है वो कवर हो रही थी एज कम्पेयर टू नथुला पास, जिसमें 80% जो चाइना की टेरिटरी है वो कवर हो रही थी। अब इस एग्रीमेंट से नेपाल में क्यों प्रॉब्लम आई कि जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ ना, तो ना ही चाइना ने और ना ही इंडिया ने, दोनों ने नेपाल को कंसिडर ही नहीं किया कि हम उसकी पूछ ले कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि नेपाल जो बोलता है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आप ऐसे कैसे एग्रीमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए नेपाल के लोग इस वजह से भी गुस्सा हो गए थे। तो ये 2 रीजंस हो गए। तो अब हम देख लेते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू की इशू एक्चुअली है क्या। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर इशू है, इट हैज़ बीन कंटिन्यूड फ्रॉम मैनी ईयर्स नाउ, ठीक है। हाउएवर इट केम टू इंक्रीज रिसेंटली। अभी क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अभी अभी इंडिया ने क्या किया है, अपना फ्रेश पॉलिटिकल मैप निकाला है नवंबर 2019 में, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नेपाल को नहीं पसंद आई हैं, जो एरियाज इंडिया ने अपने अंडर लिए हैं। अभी इंडिया ने किया क्यों था? क्योंकि क्या हुआ, जब आर्टिकल 370 को हमने एब्रोगेट कर दिया तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनी। तो उसको दिखाने के लिए तो इंडिया ने अपना पॉलिटिकल मैप जो है उसको फ्रेश किया। अब इस मैप में जो शो होता है, इसमें 400 स्क्वायर किलोमीटर रीजन ऐसा है जो नेपाल कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला, ये है डिस्प्यूटेड एरिया। यहाँ पर है लिम्पियाधुरा पास, यहाँ पर है लिपुलेख पास। देखिए अब चाइना, ये नेपाल, ये इंडिया है। ये लिपुलेख पास देखिए, यहाँ पर ये इंडिया ने अपने अंडर क्लेम किया, तो नेपाल कहता है ये हमारे अंडर है। और यहाँ पर काला पानी है, और ये जो रिवर जा रही है यहाँ से उत्तराखंड और ये नेपाल के बीच, ये है काली रिवर। तो अब हुआ क्या था, इंडिया नेपाल ने क्या किया था, अपने बॉर्डर को डिलिमिनेटेड कर दिया था आफ्टर एंग्लो नेपोलीज वॉर इन 1814 एंड 16, ठीक है। 2 साल ये वॉर चली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपोलीज रूलर के बीच में। तो 1816 में क्या हुआ, फिर एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सगोली, ठीक है। किसके बीच? गुरखा रूलर ऑफ नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसको आज भी माना जाता है। तो इसमें क्या बोला गया था कि जो काली रिवर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये काली रिवर है, ठीक है। तो ये जो काली रिवर है, ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिसाइड करती है। इसमें बोला गया ये रिवर का वेस्ट वाला रीजन इंडिया में रहेगा और ईस्ट वाला रीजन नेपाल का होगा, ठीक है। अब डिस्प्यूट क्यों है? तो डिस्प्यूट इस वजह से है कि इंडिया कहती है कि जो ये रिवर है काली रिवर, इसका ओरिजिन कहीं और से है, और नेपाल कहती है इसका ओरिजिन कहीं और से है। इंडिया कहती है इसका ओरिजिन है काला पानी से, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया, और वहीं पर नेपाल बोलता है कि नहीं, इसका ओरिजिन बहुत ऊपर से है, जो कि लिम्पियाधुरा से है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि इंडिया बोलता है इसका ओरिजिन यहाँ से है और नेपाल बोलता है इसका ओरिजिन यहाँ से है। अगर इसका ओरिजिन यहाँ से होगा तो ये वाला रीजन ये पूरा नेपाल के अंडर आ जाएगा, बट इंडिया कहती है यहाँ से, तो ये वाला रीजन पूरा इंडिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेन इशू। अब देखते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है बॉर्डर इशू को लेकर। तो अभी अभी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो कि मई 8 को लॉन्च किया एक 80 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड, कहाँ से? धरशुक्ला से लिपुलेख पास तक। अब ये रोड जो उन्होंने बनाया, ये पूरा चाइनीज बॉर्डर के अलोंग जो है ये टच करता है। अब ये क्यों इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंडिया के लिए मिलिट्री इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ये रोड जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और ये क्या करेगा, हेल्प कैसे करेगा इंडियन ट्रूप्स की, कि मोबिलाइजेशन में अब इजी होगा यहाँ से वहाँ जाने में, और मिलिट्री हार्डवेयर को आगे पीछे लाने में लिपुलेख के पास ये बहुत ईजी होगा। अब लिपुलेख जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है चाइना का दिल्ली, इंडिया की कैपिटल दिल्ली के साथ, और ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये रोड जो बनाई जाए इसको प्रॉपरली सिक्योर किया जाए और एडिक्वेटली गार्ड किया जाए इस बॉर्डर एरिया को। अब जब ये हो रहा था, राजनाथ सिंह ने ये सब किया, एट द सेम टाइम जो नेपाल में पीएम अभी अभी बने, मैंने आपको बताया, ओली, तो उनको क्या हुआ, ऑपोजिशन, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए थे जिसकी वजह से उन पे बहुत फिंगर उठाई जा रही थी, ऑपोजिशन ने उन पे बहुत सवाल उठाए। तो अब नेपाली पीएम को लगा
कि ये अच्छा टाइम है कि जब ये रोड इधर बना रहे हैं, इसमें जो एरिया है अबाउट 17 किलोमीटर ऑफ जो रीजन जो ये रोड में है वो नेपाल के अंडर आता है। तो नेपाल के पीएम को लगा ये अच्छा मौका है कि ऑपोजिशन का जो अटेंशन है उसको अभी यहाँ से हटाकर हम इस पे लगाएं ताकि वो मुझे माफ़ कर दे। तो अभी क्या किया था, इसी वजह से नेपालीज मैप भी जो है उसको भी अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अभी रिवाइज किया गया है और उसमें कौन सी 3 टेरिटरी को इंक्लूड किया गया है, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख। ये नेपाल बोलता है ये हमारे अंडर है। अब जब नेपाल ने ऐसा किया तो अब कोई स्कोप नहीं रह गया कि इंडिया के साथ बातचीत करके डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की जाए और इंडिया से बात की जाए। अब ये सब जब हो रहा था तो चाइना को लगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेपाल के साथ अपनी टाई स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया, एज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नेपाल की, उनको फाइनेंशियल एड देने लगे, ठीक है। और नेपाल जो है एज देखा जाए तो चाइना के लिए इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है नेपाल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो जो रोड और रेलवे कनेक्टिविटी चाइना और नेपाल के बीच है वो फार मच मोर बेटर है एज कम्पेयर टू नेपाल एंड इंडिया। ये सब चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि नेपाल जो है बहुत जल्दी ही चाइना की तरफ जो है पूरे तरीके से हो जाएगा। अब नेपाल इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया के इकोनॉमी के लिए, कि जैसे कि हमने सुना कि पेट्रोल और अदर जो कमोडिटीज़ हैं इंडिया इनको एक्सपोर्ट करते थे, और पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए भी आपको पता है ये बफर जोन है चाइना और इंडिया के बीच में। तो अगर चाइना कुछ भी इशू करती है बॉर्डर एरिया पे तो ये काइंड ऑफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करना चाहिए, इंडिया को स्वीटेबल डिप्लोमेटिक मेजर्स बनाने चाहिए जिससे जितनी जल्द से जल्द हो सके नेपाल को अपने पास वापस ले आने चाहिए, अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए उनके साथ। अब हमने देखा इंडिया के लिए नेपाल इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हम देखते हैं इंडिया नेपाल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है पंचेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो कि 5000 मेगावाट का है और वायबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल जो है 40,000 मेगावाट की है नेपाल की, ठीक है। तो बट नेपाल जो है वो कितना जनरेट कर पाता है, ओनली 1000 मेगावाट, और उसके लिए इम्पोर्टेंट है नेपाल के लिए कि वो इंडिया से 600 मेगावाट जो है वो इंपोर्ट कर सके। दैट्स वाई इंडिया जो है नेपाल के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, नेपाल जो कंट्री है ना वो अपना पर कैपिटा इनकम ओनली $1,000 बना पाती है, ठीक है। तो नेपाल इज हाईली रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री है, इसलिए इंडिया उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो कुछ फैक्ट्स हैं कि नेपाल की लार्जेस्ट एड डोनर्स कौन है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नेपाल पूरे तरीके से सिर्फ इंडिया और चाइना पे डिपेंडेंट है, उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। आपको पता माइग्रेंट्स की शुरुआत जब रेफ्यूजी शुरू हुए थे जाना माइग्रेंट्स, वो नेपाल ने ही शुरू करवाए थे। सबसे पहले नेपाल से ही शुरू, फिर वो वेस्ट एशिया गए, साउथ ईस्ट एशिया गए। लेकिन आज भी इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एग्रीगेट इन्वेस्टर है नेपाल का। जैसे आपको पता है अरुण 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इंडिया नेपाल का है, ठीक है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए कि इंडिया को अपने बॉर्डर्स एरिया को जो है वो डेवलप करना चाहिए, जो नेपाल के साथ बॉर्डर एरिया है उनको डेवलप करना चाहिए, और वहाँ पर बॉर्डर एरियाज पे ही अच्छी रोड्स बनानी चाहिए और एमिनिटीज़ बनानी चाहिए, एमिनिटीज़ जैसे कि शॉपिंग मॉल, ताकि वहाँ पर जो मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं उनको प्रॉफिट हो सके और इंडिया अपने नेपाल के साथ टाइज जो है उनको अच्छा कर सके। तो ये था गाइस इंडिया और नेपाल का पूरा इशू। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।